नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें प्रमुख तौर पर जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रवासी भारतीय दिवस की, जहां इसका आज होने वाला है समापन समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों को अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए आज उनको सम्मानित भी करने वाली है। उससे जुड़ी सभी जानकारी आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी दिल्ली के चुनावी घमासान की भी। जी हां, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके साथ साथ जुबानी वार भी भरपूर चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भरसक प्रयास कर रही हैं, जी तोड़ कोशिश कर रही है वोटरों को लुभाने के। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां आग लगी हुई है लॉस एंजलिस के जंगलों में और वहां पर तांडव जारी है। इसके साथ साथ बात होगी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जहां वो हश मनी केस में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कोर्ट्स उनको नहीं मिली है राहत। इसके साथ खबरें होंगी मौसम से जुड़ी हुई भी, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी का समय बढ़ चुका है। इसके साथ खबरें होंगी अखबारों की सुर्खियों से भी जुड़ी हुई। बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट, कारोबार और स्पोर्ट्स जगत का हाल भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना। आज से 17 जनवरी तक नामांकन भर सकेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने आज बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा संबोधन। प्रदान किए जाएंगे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में घने कोहरे का साया। जीरो विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों और विमानों के परिचालन पर असर। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को आज सुनाई जाएगी सजा। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले मुश्किल में ट्रंप। और लॉस एंजलिस में लगी आग अब भी नियंत्रण से बाहर। हॉलीवुड हिल्स भी प्रभावित। सेलिब्रिटी सहित 3.5 लाख से अधिक लोगों को घर खाली करने को कहा गया। और नया सवेरा की इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों की। चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा। जिन सीटों पर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहां आज से प्रचार अभियान में तेजी आएगी। इस बार दिल्ली में आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना, यानी कि चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बुलाई है। यह बैठक शाम को करीब 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य सीईसी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में गहन चर्चा होने वाली है। बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीट, यानी कि 29 उम्मीदवार उसने पहले घोषित कर दिए हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं। 41 सीट जो बची है उसको अंतिम रूप देने पर होना है आज उस पर मंथन, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी। इसके पहले भाजपा ने बहुकोणीय स्थिति तैयार करते हुए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसके अलावा बैठक में दिल्ली चुनावों के मद्देनजर कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे। अब इंतजार इस बात का है कि जो दूसरी लिस्ट है भाजपा की वो कब निकलती है। 70 विधानसभा सीट है। 5 फरवरी को चुनाव है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उससे पहले सभी को इंतजार है कि भाजपा के वो 41 उम्मीदवार कौन से होंगे। आज उस पर होना है मंथन। सीईसी की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इसके अलावा अन्य सीईसी के मेंबर्स जो होंगे वो बैठेंगे। उस पर मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय पर इसमें बैठक होनी है और अन्य मुद्दे जो है उस पर भी चर्चा होनी है और आगे की रणनीति कैसी रहेगी, प्रचार अभियान को कैसे धार दी जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी आज सीईसी की बैठक में।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सभी पार्टियों की तरफ से वार पलटवार चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता वापसी को लेकर जबरदस्त तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी भी बुरा जोर लगा रही है। इन सबके बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज दिल्ली में पूर्वांचल सम्मान यात्रा का नेतृत्व करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के वोट को लेकर एक टिप्पणी दी है। उस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी का इस पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। तो दिल्ली का चुनावी घमासान इस समय रोमांचक होता जा रहा है। हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। धीरज, अगर दिल्ली की बात की जाए तो मौसमी तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय दिल्ली में, लेकिन अगर चुनावी तापमान की बात की जाए तो पारा हाई है। हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ऐसे में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है जो 17 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट भी कब आएगी। ऐसे में और क्या क्या गतिविधियां चल रही है दिल्ली के चुनावी दंगल में इस समय? देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, आज का महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज सीईसी की बैठक होनी है और आज के जो सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसमें उपस्थित होंगे, गृह मंत्री उपस्थित होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें मौजूद रहेंगे, चुनाव प्रबंधन समिति के जितने भी अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भी उसमें शरीक होंगे और कुल मिलाकर इस बात के लिए आज का दिन मंथन किया जाएगा कि जो बाकी जो शेष बचे 41 जो सीटें हैं जिस पर कि कैंडिडेट पर जिन सीटों पर कैंडिडेट का आना है तो उन सीटों पर आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मुहर लग सकती है। जो नेता हैं सभी, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो उन सीटों पर मुहर लगाने के लिए जो आत्ममंथन जो होगा उस पर होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी तो उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया था कि आज की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो बीजेपी की जो चुनाव प्रचार अभियान रहा है वो चुनाव प्रचार अभियान पर भी एक समीक्षा होगी क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक जो आपने किया है, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे आपने पानी का मुद्दा हो, चाहे वो पोस्टर वार हो, या आप कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति से घेरने की कोशिश की है तो उस रणनीति का अभी तक का इम्पैक्ट क्या हुआ ये भी केंद्रीय नेतृत्व जानने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि अब से जो 25 दिन चुनाव के बचे हैं तो इन बाकी 25 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति क्या होगी, किस मुद्दे पर विपक्ष जो सत्ताधारी दल को घेरना है, कैसे उनको ईमानदारी के नाम पर घेरना है, या कैसे जो उनके जो तमाम वायदे और दावे थे उस पर एक तरीके से विस्तृत एक तरीके से चर्चा होगी कि कैसे जो चुनाव प्रचार अभियान को धार दिया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दिन ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का हम सभी जानते हैं कि ऐलान हो चुका है और जैसा कि 5 जो फरवरी को जो मतदान होना है और 8 फरवरी को मतगणना होगी, उसके लिए नोटिफिकेशन का आज पहला दिन है। पहला दिन महत्वपूर्ण होता है और आज देखने की लायक स्थिति होगी कि आज शाम होते होते कितने नामांकन आते हैं सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए। तो आज से नामांकन जो नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और आज से लेकर 17 तारीख तक
ये नोटिफिकेशन की तारीख होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के भी सभी सीटों के जो टिकट हैं वो भी आ जाएंगे। तो कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और 17 सीटों तक की नोटिफिकेशन 18 तारीख को। धीरज, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है, अभियान जो है वो लगातार रोमांचक होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ बयान हो, यूपी पूर्वांचल से जुड़ा बयान देकर भी अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज मनोज तिवारी पूर्वांचल सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं उनके यूपी पूर्वांचल वासियों के समर्थन में, और उसके साथ साथ अब जाट फैक्टर को लेकर भी उन्होंने एक बयान दे दिया है कि जाट फैक्टर को अब ओबीसी में लाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। धीरज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अगर हम दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें लगभग जो 40% जो सीटें हैं, कहा जा सकता है 70 में 25 सीटें जो है वो पूर्वांचल से प्रभावित सीटें हैं। और उन सीटों पर पूर्वांचल के जो वोटर हैं वही रुझान बनाते हैं कि आखिर इस विधानसभा सीट में किसकी जीत होगी। तो एक तरीके से जैसे कि आम आदमी पार्टी कभी ये कहती है कि जो पूर्वांचल के लोग हों, चाहे यूपी बिहार के लोग हों, 500 रुपये के टिकट कटा के और इलाज कराने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। वो दिल्ली के जो स्वास्थ्य का हवाला देते हैं कि क्यों दिल्ली की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या हॉस्पिटल के बाहर की जो अफरा तफरी की व्यवस्था हो, वो कैसे बिगड़ती है। तो उसके लिए वो पूर्वांचल के लोगों का हवाला देते हैं। अभी जबकि वोट बढ़ने की बात आ रही है तो उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल का वोटर बढ़ा रही है, तो उसको वो फर्जी वोटर बता रहे हैं। तो एक तरीके से जिस प्रकार से जो इनका ये दूसरा बयान है, इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य वाला बयान दिया था, और कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको जाट जो मुद्दे का जो रिजर्वेशन है उस मुद्दे पर घेरा है, तो जरूर हम कह सकते हैं कि क्योंकि कल जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जाट समुदाय को ठगने का काम किया है, किस तरीके से उन्होंने जाट समुदाय के लिए किसी तरीके की जो कह सकते हैं कि कैसे उस समुदाय को ओबीसी तबके में शामिल किया जाए, उसके लिए बीते 10-11 साल में उनके जो प्रयास रहे हैं वो नाकाफी रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर ही समझाने की कोशिश की कि अगर किसी समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे उसको विधानसभा से पास कराया जाता है, और फिर उसके बाद कैसे उसको ओबीसी जो काउंसिल है, उस ओबीसी का जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन में भेजा जाता है। तो अभी चुनाव है, तो चुनाव में जो एक तरीके से जी धीरज, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोक लुभावन वायदे जो किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा वोटरों को रिझाने के लिए, उसके भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, प्यारी दीदी योजना लेकर 2500 रुपए बोल रही हो, आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लेके 2100 रुपए बोल रही हो, भाजपा का घोषणा पत्र का इंतजार अभी किया जा रहा है। ऐसे में रेवड़ियों बांटने से क्या जनता प्रभावित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस का ये पुराना ये एक तरीके से कह सकते हैं हथकंडा रहा है कि चुनाव के वक्त में, आखिरी वक्त में आकर वो बड़े बड़े वायदे करते हैं जिसको वो पूरा नहीं कर सकते हैं। और वानगी के लिए हम राजस्थान को रख सकते हैं, वानगी के लिए हम हिमाचल प्रदेश को रख सकते हैं, और वानगी के लिए हम कर्नाटक को भी रख सकते हैं कि कर्नाटक में आपने किस तरीके से बड़े बड़े वायदे किए। और उन वायदों को जबकि अमली जामा पहुंचाने की बात हुई तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही डांट लगा दी कि आप किसी चुनाव के समय आप जो रेवड़ी टाइप योजना की घोषणा कर देते हैं और आपको पता नहीं होता है कि इस योजना का इम्पैक्ट स्टेट की जो एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। हिमाचल का हमने देख लिया कि हिमाचल में कांग्रेस इतनी खराब स्थिति में आ गई कि वो जो उनके जो सरकारी कर्मचारी थे उनको तनख्वाह देने में भी उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस को अभी भी लग रहा है कि उनकी जो सियासी जमीन है वो इतनी मजबूत नहीं है दिल्ली में, तो उन्हें अगर कोई घोषणा कर भी देती है तो उस घोषणा को पूरा करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में अभी सत्ता में किसी तरीके से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो वो 400 यूनिट बिजली की भी घोषणा कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य मुद्दों पर 25 लाख के बीमा की भी घोषणा कर सकते हैं, महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना की भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो ऐसे लोक लुभावन वायदे के साथ हम जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती
जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रेवड़ियों की एक तरीके से कह सकते हैं कि बरसात दिल्ली के चुनाव जी। में कर रही है, तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जैसे कि दिल्ली की जो जीडीपी है, दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, वो जैसा कि कल और परसों भी हमने प्रेस वार्ता में देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से लुढ़कती जा रही है। और ऐसे में राज्य को कितना बोझ देकर दिल्ली की सत्ता चलाना चाहते हैं केजरीवाल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए। और जिसे जी जी बिल्कुल धीरज, तो दिल्ली के दिल में कौन बसता है ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा, जब जनता अपना जनादेश देगी। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल धीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और आइए अब बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। अलग अलग देश, अलग अलग पहनावा, भाषा भी अलग अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंग में रंगे हुए, देश की मिट्टी की खुशबू से अभिभूत। भुवनेश्वर में जारी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन भाषण और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में आज कई सत्र भी आयोजित किए जाने हैं, जिनमें आपको बता दें कि कौन कौन से सत्र हैं और कौन कौन से विषय हैं, जिनमें प्रवासी युवा नेतृत्व, वैश्वीकृत विश्व में युवा नेतृत्व का उपयोग, प्रवासी कौशल, पुल बनाने और बाधाएं तोड़ने की कहानियां, सतत विकास, हरित पहल में प्रवासी समुदाय का योगदान, महिला नेतृत्व, नारी शक्ति और प्रवासी महिलाओं के प्रभाव का उत्सव, और साथ ही सांस्कृतिक संबंध, अपनेपन और सांस्कृतिक संवाद की कहानियां शामिल हैं। तो ये कुछ विषय हैं। जब आज समापन के समय इन विषयों को उठाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। वैश्विक विकास में भारतीयों की भूमिका को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा था। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन की इस बार की थीम बड़ी ही महत्वपूर्ण है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि पीबीडी 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण आयोजन भी है जो प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। यह द्विवार्षिक उत्सव 1915 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश भारत लौटे थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज वीक के मालिक और सीईओ देव प्रगाढ़ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के युवा कारोबारी नेताओं को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाते देखना हमेशा उत्साहवर्धक होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओमान से आए भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हमारे बीच सार्थक बातचीत हुई जिनसे हम अपने संपर्क और जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं। जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने और उनके बहुमूल्य सुझावों का देश स्वागत करता है, विशेष रूप से स्कूल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। भारत सरकार हमारे जीवंत प्रवासी भारतीयों के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में उन्होंने कतर और अमेरिका से आए प्रवासियों से भी मुलाकात की। और आइए अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। जी हां, इस समय पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस समय कोहरे की चपेट में भी है। सड़कें और पेड़ पौधे सब कुछ कोहरे में गायब है। हालात ये हैं कि सामने आती गाड़ियां भी स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। विशेष रूप से हाईवेज पर कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्द मौसम और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कोहरे के कारण पिछले सप्ताह से रेल और हवाई सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही हैं। उत्तर रेलवे की कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं, साथ ही कई उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है।
वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो शीतलहर का असर यहां भी देखा जा रहा है। बिहार झारखंड में भी आज शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा में भी कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के बठिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मोगा और चंडीगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार झारखंड में भी आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा। आईएमडी के अनुसार 11 जनवरी को हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। साथ ही दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्रों में 11 जनवरी से बादल पहुंचने लगेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे दिल्ली का हाल इस समय। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ कैसे स्थापित किया दशकों से अटूट संबंध, भारत की विकास यात्रा में जुड़े रहने के लिए कैसे प्रेरित किया प्रवासी भारतीयों को। देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति नरेंद्र मोदी और प्रवासी भारतीय, दशकों का अटूट सेतु, सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में देखिए तुर्की के बायरेक्टार ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति। बात करेंगे 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाले जहाजों की। बताएंगे अमेरिका का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ज़ूमवॉल्ट कैसे भविष्य में सबसे घातक युद्धपोत बनने जा रहा है। साथ ही विश्लेषण करेंगे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख की तजाकिस्तान यात्रा का। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। यही नहीं, आज से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। और नए साल की शुरुआत से जनवरी के महीने में ठंड और कोहरे का डबल अटैक लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। विमान से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आज भी कोहरे की वजह से रेल और विमान सेवाएं भी बाधित हुई। बात करें पालम, अमृतसर, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, ग्वालियर, इन सभी विमानतलों पर दृश्यता शून्य है, यानी कि विजिबिलिटी शून्य है, जिसके चलते बहुत सी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। वहीं उत्तर रेलवे की सेवाएं भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। लगभग 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भीषण सर्दी में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रा से पहले यात्री अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। तो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ गए हैं पराक्रम सिंह शेखावत। आइए सीधा पराक्रम का रुख करेंगे। पराक्रम, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आज की बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो आज दिल्ली कोहरे की मोटी चादर में कहीं छिपी हुई नजर आई।
विजिबिलिटी कहीं ना कहीं शून्य के बराबर रही। मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान जारी किया है, आज न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या रहने वाला है, साथ ही साथ विमान और रेलवे सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल भावना, दरअसल पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है और शीतलहर की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकती हैं भावना, जो दृश्यता है वो महज 10 मीटर की दृश्यता है, उसके आगे घुप घना कोहरा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है भावना, इस वक्त मैं कैमरा सहयोगी को बोलूँगा, ये ट्रेन जो आप देख रही हैं ये नई दिल्ली इंदौर ट्रेन है। इस ट्रेन का जो समय है दिल्ली पहुंचने का, वो समय है लगभग 6 बजे और ये ट्रेन 8 बजे यहाँ पर पहुंची है। मतलब हम ये समझे कि लगभग 26 ट्रेनें जो हैं वो कोहरे की वजह से प्रभावित हुई है और इस तरीके से 1 से 3 घंटे की देरी से ये सभी ट्रेनें जो हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं और इस वजह से भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि हम ये कहें कि रेलवे जो है वो लगातार यात्रियों को इस बात की जानकारी दे रहा है कि कृपया यात्रा करने से पहले आप रेल पे ऑनलाइन अपना ट्रेन का स्टेटस देखने के बाद ही आप यात्रा को पूरा करें। बहरहाल ये मौसम की जो स्थिति है इस वजह से ये तमाम सारी जो समस्याएं हैं यहाँ पर ये बन रही हैं और यहाँ पर हमने कुछ यात्रियों से भी बात करने की कोशिश की तो जो भी सर्दी है उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है भावना, और मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले 2 दिनों में यानी कि कल और परसों इन 2 दिनों में जो है गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों पर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, श्रीनगर की, ऐसे क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री तक का तापमान रहने की संभावना है। और यदि हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो है जो तापमान है वो 5 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आज की दिल्ली की बात करें भावना, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री तक जा सकता है मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से। ऐसे में हर कोई जो है वो ज्यादा परेशान है और खास तौर से दिल्ली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल से भावना जो कि ऑफलाइन मोड पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल जो है वो ऐसे सर्दी के मौसम में भी खुले हुए हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को भी स्थिति में परेशानियों का सामना करना जी पराक्रम, साथ ही साथ इस समय दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तो कोहरे की चादर कहीं ना कहीं सर्दी के सितम का टॉर्चर और बढ़ा रही है, इसके साथ साथ स्मॉग का असर भी देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। दरअसल दिल्ली के बहुत सारे चलिए, पराक्रम से हमारा संपर्क इस समय टूट गया, लेकिन हमारे संवाददाता पराक्रम हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जानकारी दे रहे थे कि रेलगाड़ियों को कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से कुछ डाइवर्ट किया गया है और साथ ही साथ अपने गंतव्य में पहुंचने में उनको देरी हो रही है। वहीं विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि 26 ट्रेनें इस समय देरी से चल रही हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में आज जो है वो जीरो विजिबिलिटी देखी गई, कोहरे की एक मोटी चादर सुबह सुबह देखी गई। तो दिल्ली इस समय सर्दी के सितम से झेल रही है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान गिर रहा है और अगले 2 दिनों में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि तापमान और गिर सकता है और नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण तापमान में एक बार फिर बदलाव देखा जा सकता है और कल और परसों बताया जा रहा है कि गरज के साथ बारिश भी पड़ सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप 3 के शिकंजे में कस गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI सुबह 7 बजे के करीब 400 पार पहुंच गया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में 476, विवेक विहार में 468, रोहिणी में 457 और सबसे न्यूनतम द्वारका में 302 दर्ज किया गया है। आपको बता दें, अगर किसी क्षेत्र का AQI 301 से 400 के बीच है तो इसे बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। एयर क्वालिटी बिगड़ने से दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू हो गया है। ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति ने लिया है। इस चरण के तहत निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा और 5वीं कक्षा तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य AQI 0 से 50 के बीच रहता है। इस समय AQI बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है।
तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का सहायक ग्रैब 3 के नियमों को एक बार फिर लागू कर दिया गया है। अगर 300 से ऊपर AQI होता है, 400 से नीचे, तो एक ग्रैब 3 के नियमों को लागू कर दिया जाता है। तो सर्दी का सितम तो इस समय दिल्ली झेल ही रही है। इसके साथ स्मॉग की भी चादर दिल्ली पर साई की तरह छाई हुई है और साथ ही साथ स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि वो हाइब्रिड मोड में अपने स्कूलों को चला सकते हैं। साथ ही निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में अगर औसतन AQI देखा जाए तो इस समय 400 के पार जा रहा है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इसलिए ग्रैब 3 के नियमों को एक बार फिर से लागू किया गया है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर रखा गया है। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज और कुंभ मंगल धुन का लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ की पूरी अवधि के दौरान आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल प्रयागराज का आंखों देखा हाल देश और दुनिया तक पहुंचाकर महाकुंभ की परंपरा को बढ़ावा देगा। साथ ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करेगा। वहीं कुंभवाणी चैनल के लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की यह पहल न केवल भारत में आस्था की ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देगी, बल्कि श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारियां देकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घर बैठे अनुभव भी कराएगी। संगम नगरी प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का धूमधाम से नगर प्रवेश कराया गया। नगर प्रवेश के दौरान घोड़ा, ऊंट और बैंड बाजे के साथ दर्जनों संतों ने नगर प्रवेश किया। इस दौरान मेला अधिकारियों ने संतों को माला पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं पेशवाई का नेतृत्व जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया। जीवन का वो लाभ प्राप्त करने के लिए कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है, हमारा जीवन आध्यात्मिक भी है। और संसार में रह कर के भौतिकता का जीवन जीते हुए जब हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, तो उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए हमको किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर के आध्यात्मिक साधना और उपासना की आवश्यकता पड़ती है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। संगम नगरी की सुरक्षा को लेकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने महाकुंभ में सुरक्षा तैयारियों को लेकर मॉक एक्सरसाइज भी की। इस अभ्यास में बंधकों को बचाने की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आइए सीधा शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य और उसके साथ साथ डिजिटल महाकुंभ भी होने जा रहा है, तो अपने आप में यह अलौकिक और अद्वितीय तो रहने ही वाला है। इसके साथ साथ महज अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज 10 तारीख है, 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा। आज कुंभवाणी भी शुरू हो रही है। आंखों देखा हाल कुंभवाणी आपको प्रस्तुत करेगी कि प्रयागराज में इस समय क्या चल रहा है और क्या तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, कुंभवाणी भी शुरू हो गई है और डिजिटल महाकुंभ को लेकर जो एक प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और हम जानते हैं कि आकाशवाणी पर भी आप कुंभ
कि एक पल पल की जानकारी जो भी है, जो महाकुंभ में जो तमाम महत्वपूर्ण एक तरह से पहलू हैं, उनकी विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। अब जब 13 तारीख नज़दीक आ रही है, हम जानते हैं कि 13 और 14 को मकर संक्रांति है और बड़ा एक तरह से देखें एक जन समूह 13 और 14 को यहाँ पर रहेगा और 13 से औपचारिक शुरुआत महाकुंभ की होने जा रही। तो उससे पहले का जो आकर्षण होता है वो अखाड़ों के छावनी और नगर प्रवेश का होता है। हम हर दिन देख रहे हैं, कल हमने देखा, उससे पहले परसों देखा, आज भी एक महत्वपूर्ण अखाड़े का नगर प्रवेश है। उसमें जिस तरह से ढोल नगाड़े लेकर उत्साह से जो साधु संत है, वो अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो नगर प्रवेश करते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, छावनी प्रवेश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। जहाँ तक आपने तैयारियों की बात की, हम जानते हैं कि इस बार की जो तैयारी है वो अभूतपूर्व है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ को बहुत भव्य और दुनिया को एक संदेश देने के लिए हम जानते हैं कि जो तैयारी है उसे इस तौर पर उसको अंतिम रूप दिया गया है कि अगर एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु भी आ जाएं, क्योंकि जो बड़े दिन होते हैं, अमृत स्नान के दिन, मौनी अमावस्या या फिर बसंत पंचमी या मकर संक्रांति, उसमें कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि अगर प्रयागराज में संगम स्नान के लिए 10 करोड़ लोग भी एक दिन में आ जाएं तो फिर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। जो तीनों साधन है प्रयागराज पहुंचने के, चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर हवाई जहाज के जरिए हो या सड़क मार्ग के जरिए हो, उसमें उन क्षमता में बहुत वृद्धि की गई है। विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। जो आप देखें कि 24 घंटे यहाँ के जो हवाई अड्डा है प्रयागराज, जिसका संचालन अब वो के लिए तैयार हो गया है। फ्लाइट्स बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही साथ जो विशेष बसें हैं उनका बेड़ा चल रहा है अलग अलग शहरों से प्रयागराज आने का। और एक जो खास बात यह है कि मेला क्षेत्र में तमाम बसें चलाई जाएंगी जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है। आप देखें किस बार मेला क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है, तो मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए भी जो सार्वजनिक परिवहन है उसको एक तरह से इस तरह से सुनिश्चित किया गया है जिससे जो श्रद्धालु देश भर से और दुनिया से आते हैं उन्हें उतना पैदल न चलना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी इस समय कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, एक मॉक ड्रिल किया गया। उस मॉक ड्रिल में किस तरीके की एक्सरसाइज की गई शैलेंद्र, और क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी अंतिम रूप दिया जा रहा होगा तैयारियों को। देखिए, हम इसे डिजिटल कुंभ क्यों कह रहे हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल सुरक्षा में हो रहा है। एक कमांड सेंटर बनाया गया और पूरे मेला क्षेत्र में जो CCTV लगाई गई है उसके जरिए हेड काउंट्स तक किए जा सकते हैं, माने कितने लोग मेला में आ रहे हैं। और जगह जगह एक तरह से QR कोड का इस्तेमाल अलग अलग जो है कार्यों के लिए किया जा रहा है। और उस कमांड सेंटर में जो भी मेला क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं उन सब की एक बहुत व्यापक निगरानी हो रही है, न केवल मेला क्षेत्र की बल्कि रेलवे स्टेशन की, बस स्टेशन की, प्रयागराज के मुख्य शहरों की। तो इस बार पूरी आधुनिक व्यवस्था के साथ एक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच आपस में तालमेल भी रखा गया है। हम जानते हैं कि NDRF की अलग तैनाती है, जल पुलिस जो है वो तैनात है। NDRF कुछ नए शस्त्रों के साथ जो उनकी जो वाटर इमरजेंसी को लेकर जो उनको एक्सपर्टी है वो उनकी तैनाती है। चूँकि ये बहुत सुनिश्चित करना होता है कि कोई दुर्घटना न हो, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। मॉक ड्रिल लगातार देख रहे हैं, जल पुलिस तैयार है और साथ ही साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो तो तैयार है ही, चाहे NDRF हो, SDRF हो, राज्य शैलेंद्र, पुलिस हो, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से तैनात भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप महाकुंभ तैयार है अपनी दिव्य भव्य अलौकिक अद्वितीय अविस्मरणीय छवि प्रस्तुत करने के लिए। फिलहाल शैलेंद्र, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारियों के साथ। और आइए अब आपको लिए चलते अवध नगरी अयोध्या, जहां श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अयोध्या मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा है कि पहली वर्षगांठ को लेकर खास तैयारी की जा रही है।
उचित रूट डायवर्जन किया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि व्यवस्था अच्छी रहेगी और कार्यक्रम काफी सफल रहेगा। परिसर में श्री रामलला के मंदिर के पास भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसमें हवन होंगे और वहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलग अलग स्थलों पे, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुख्य रूप से उस दिन क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उस दिन आएंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और कहीं कोई असुविधा ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, उस तरह का प्लानिंग चल रही है इस समय। और प्रॉपर रूट डाइवर्जन किए जा रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत जो बैरिकेड्स लगाए जाने हैं उनको लगाया जा रहा है, ट्रैफिक प्लान को फाइनल किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो व्यवस्था अच्छी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियों पर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से सभी प्रबंध किए गए हैं और लगातार सतर्कता बरती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और जो कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होंगे, श्रद्धालुओं को देखते हुए इसकी सुरक्षा और उनके यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग लगातार सतर्क होकर के रिहर्सल कर रहे हैं। बढ़ते आगे, नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री और साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने के नेतृत्व में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी में यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में युवा महोत्सव का पुनर्निर्माण है। यह कार्यक्रम देश को युवाओं को समस्याओं के समाधान के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। इसमें युवा नेताओं को नीति निर्धारकों, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। युवा अपने विचारों को मंच के माध्यम से देश के साथ साझा कर सकेंगे। 12 जनवरी को युवा अपने दृष्टिकोण को सीधा प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रतिभागियों को प्रमुख विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। इससे पहले देश भर के युवा नेताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और विकसित भारत के अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें लगभग 30 लाख युवाओं की सहभागिता रही। कुल 3000 युवाओं को 3 चरणों में विकसित भारत युवा नेताओं संवाद में भाग लेने के लिए चुना गया है। इसे 12 भाषाओं में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में एरो इंडिया 2025 से पहले राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 150 से अधिक मित्र देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। बैठक में उन्हें एरो इंडिया 2025 के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय कंपनियों के बीच साझेदारी बनाने के लिए मंच प्रदान करेगी। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम उद्योग जगत के अग्रणियों के लिए वैमानिकी और रक्षा उद्योगों के भविष्य में संबंध स्थापित करने और स्वरूप देने में एक मंच के रूप में कार्य करता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अपने खास सेगमेंट का रुख कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मेरी सहयोगी संध्या शर्मा इस समय मौजूद है तमाम हिंदी अखबारों को लेकर। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए जो दिल्ली राजधानी से प्रकाशित किए गए हैं, तो कौन सी मुख्य सुर्खियों को आज अखबारों में जगह मिली है? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की खबर के साथ। जी हां, 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कल उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कई अहम बातों का जिक्र किया, जिसे आज अखबारों ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में मदद कीजिए, प्रवासी भारतीयों से कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया देख रही है भारत की सफलता। और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, जिसे आज अखबारों में समेटा गया है।
अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर खबर को प्रकाशित किया और बताया है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था की ताकत बनकर किस तरह से प्रवासी भारतीय उभर रहे हैं। तमाम डेटा के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है और बताया कि प्रमुख वो कौन कौन से देश है जहां पर भारतीय रह रहे हैं और प्रवासियों ने देश में यानी कि भारत में कितना धन भेजा है, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से किस तरह से उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस खबर को भी आज स्थान दिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। दैनिक जागरण अखबार ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी आज ये खबर हमें देखने को मिली है और वो इसलिए क्योंकि वो राजधानी के चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। जी हाँ, नामांकन संघ आज से रफ्तार पकड़ेगा विधानसभा चुनाव और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो डिजिटल होगी। आपको बता दें कि नामांकन पत्र के पहले पेज पर QR कोड होगा और इससे दर्ज समय भी किया जाएगा। 350 CCTV कैमरे की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया होगी नामांकन की। RO कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में लगे होंगे बैरिकेड। तो तमाम किस तरह की ये व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। प्रत्याशी सुविधा पोर्टल और ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे नामांकन फॉर्म। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ बताया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि विपक्षी गठबंधन में अब किस तरह से रार नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन, तो दिल्ली में आप के साथ क्यों नहीं, ये सवाल अब उठने लगे हैं। और आपको बता दें कि इन सुलगते सवालों के बीच उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन को खत्म करने की सलाह भी दे डाली है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे पंजाब केसरी अखबार ने अपने पेज पर लिया है और बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका एकजुट। और ये बात कही गई है अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में एकजुट है और दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुआयामी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी स्वप्न और भारतीय स्वप्न दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई तमाम अहम बातें उन्होंने कही है और इसे आज अखबार में बताया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि अब उद्योगपति और नौकरशाह भी बन सकेंगे विश्वविद्यालयों में कुलपति। अभी तक शिक्षाविदों को ही नियुक्त किया जाता था कुलपति के पद पर, लेकिन अब UGC के जो रेगुलेशन आए हैं संशोधित होकर के उसमें अब ये व्यवस्था कर दी गई है। और आपको बताएं कि इसमें योग्यताओं के 3 क्राइटेरिया रहेंगे। उन 3 क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे उसको आज इस खबर में बताया गया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर देते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने लिया है और ये श्वान प्रेमियों के लिए खास तौर पर खबर है। जी हाँ, श्वान सैनिकों को खुशहाल जीवन देने के मकसद से अब CRPF के खोजी कुत्तों को गोद ले सकेंगे आम लोग और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये निःशुल्क होगी। यानी कि जो लोग श्वान प्रेमी हैं वो अब CRPF के प्रशिक्षित श्वान को गोद ले सकते हैं। अब तक ये प्रक्रिया जो है वो NGO के माध्यम से अपनाई जाती थी, लेकिन अब आम लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के अखबारों ने इन खबरों को अहमियत दी है। तो जिन विभिन्न क्षेत्रों को आज अखबारों ने मुख्यतः प्रकाशित किया है उनको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संध्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगल की आग की रिहायशी इलाकों तक फैल गई है। इस आपदा के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड कलाकारों सहित
करीब 4 लाख के करीब लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि संघीय सरकार 180 दिनों के लिए लॉस एंजलिस की आग की वसूली लागत का 100% वहन करेगी। इस सहायता में मलबा हटाने, खतरे को कम करने और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स में आग 7 जनवरी को लगी थी। ये आग लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में से एक बताई जा रही है। अब तक लगभग 28,000 एकड़ भूमि जलकर खाक हो चुकी है। आग लगने के पीछे दक्षिणी कैलिफोर्निया की तेज हवाओं को कारण बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एलए काउंटी और वेंचुरा काउंटी के अधिकतर हिस्सों में रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेंगी, जो कम नमी, तेज हवाओं और गर्म तापमान के कारण आग लगने का खतरा अधिक होने पर जारी की जाती हैं। और ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने पर रोक लगाने की गुहार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हश मनी केस को लेकर आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान होने वाला है। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ने ट्रंप के कानूनी टीम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह सजा देने पर रोक नहीं लगा सकते। अपनी याचिका में ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। उनका कहना था कि इस फैसले के आधार पर ट्रंप के खिलाफ जो सबूत न्यूयॉर्क के हश मनी मामले में इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें राष्ट्रपति की सुरक्षा के तहत छिपाया जाना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश ने इस पर असहमति जताते हुए कहा था कि यह संभव नहीं है। दरअसल अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि करीब 1 दशक पहले ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए थे। ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्हें चुप रहने के लिए $1.3 लाख का भुगतान किया था। बाद में ट्रंप को भुगतान को छुपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरफेरी का भी 34 मामलों में दोषी पाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। खबर कनाडा से आ रही है। जस्टिन ट्रूडो की विदाई के बीच क्या कनाडा को अगले चुनाव के बाद पहला भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिलेगा? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। चंद्र आर्य फिलहाल कनाडा के एक इलाके से सांसद हैं। चंद्र आर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि हमारे देश का पुनर्निर्माण किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसी समस्याएं जो पीढ़ियों से नहीं देखी गई हैं। इन्हें हल करने के लिए कठिन विकल्पों की जरूरत होगी। चंद्र आर्य ने आगे कहा कि मैंने हमेशा कनाडा वासियों के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए कड़ी मेहनत की है। और आइए अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10,430 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के तहत बोली लगाने वाली कंपनियों से 20,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि जीपीयू के लिए प्रस्ताव मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय कृषि विभाग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि विभाग के साथ बैठक की है। इस दौरान फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन, स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट पहल और कृषि में एआई और एडवांस तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% और वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मजबूत निजी खपत और निवेश में वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई कर्ज गारंटी योजना शुरू करेगी। इसको लाने की तैयारी के तहत 100 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एरेडा का शुद्ध मुनाफा 27% बढ़कर 425 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिया यानी कि एमफी के मुताबिक एसआईपी निवेश दिसंबर में पहली बार 26,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। दिसंबर में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में होने वाला निवेश बढ़कर 26,459 करोड़ रुपए हो गया है। खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
राजकोट में भारत आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। हरमनप्रीत कौर की गैर हाजिरी में स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया है। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेगी। वहीं मलेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ इस प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय का सफर समाप्त हो गया। प्रणॉय को चीन के ली शी फेंग के हाथों हार झेलनी पड़ी। खो खो का पहला विश्व कप 13 जनवरी से भारत में आयोजित होने जा रहा है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा है कि देश विश्व कप की इस मेजबानी में खुद को एक नए अंदाज में सामने रखेगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 12 जनवरी से होगी। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पहले दौर में भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी निशेष वासुवरेड्डी से भिड़ेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में भारत के सुमित नागल का सामना चेक गणराज्य के तोमाश महाच से भिड़ेंगे। अब खबरें देख लेते हैं फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा फटाफट। भारतीय फिल्म महोत्सव जर्मनी में 10 से 12 जनवरी तक होगा आयोजित। इसमें 40 से अधिक फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म गेम चेंजर ने भारत में एडवांस बुकिंग के लिए 23.31 करोड़ रुपए की कमाई की। अगर ब्लॉक सीट को मिला लें तो फिल्म ने पहले दिन के लिए 39.99 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। रामचरण और कियारा आडवाणी की एक्शन ड्रामा राजनीतिक फिल्म गेम चेंजर आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मशहूर सिंगर पी जयचंद्रन का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ के बाद साउथ स्टार नंदमुरी बालकृष्ण ने अपनी आगामी फिल्म डाकू महाराज के प्री रिलीज इवेंट को किया रद्द। मुंबई में आयोजित किया गया डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशन ट्रेलर का इवेंट लॉन्च। इस इवेंट में परिवार संग पहुंचे ऋतिक रोशन। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस का प्रीमियर 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। ये सीरीज बॉलीवुड के रोशन परिवार के जीवन पर उतार चढ़ावों और सफलता को दिखाने वाली है। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं उडुपी की मनमोहक झलकियों के साथ। आप लीजिए इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।